मान्यवर, संस्कृतम भारतम के अंतर्गत हम यहाँ बड़े मनोयोग के साथ तर्क भाषा नामक ग्रंथ, जो कि न्याय शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके गूढ़ रहस्यों का अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी इस तर्क भाषा के अध्ययन के क्रम में पूरे मनोयोग के साथ और हमारे साथ संवाद स्थापित करते हुए आप यहाँ पर हैं, इसलिए आप सभी का स्वागत, अभिवंदन, अभिनंदन है। मैंने कल आपके समक्ष अभाव के संबंध में कई बातें रखी थी। आज अभाव के संबंध में और इसके पश्चात प्रामाण्यवाद के संदर्भ में हम अपनी बातें रखेंगे। अभाव के संदर्भ में कुछ बातें कहनी रह गई हैं, और दूसरी बात यह कि अभाव के संदर्भ में जो भी बातें कही गई हैं वो इतनी प्रमुख हैं कि हम चाहते हैं कि उसको क्रम से समाहार के रूप में पहले कह दें, विस्तार के बिना समाहार के साथ हम अभाव के संबंध में अपनी बातें रख दें, जिसको आप कॉपी में नोट भी कर सकें, और उसके तत्काल पश्चात हम प्रामाण्यवाद पर चर्चा करेंगे। तो अभाव के संबंध में संक्षेप से मैंने कल आपको कहा था कि ये जो अभाव है उसको अतिरिक्त पदार्थ के रूप में न्याय दर्शन स्वीकार करता है। न्याय वैशेषिक में सातवें पदार्थ के रूप में अभाव को मान्यता दी गई है, और ये अभाव पदार्थ के रूप में माना जाए या न माना जाए, इस संदर्भ में अनेक दार्शनिकों में बहुत मतभेद उठता है, और आपके सामने भी प्रश्न उठता है कि हम उसको स्वीकार करें या न करें। तो इसके लिए पहले मैंने न्याय शास्त्र के अंतर्गत अभाव को क्यों मानना चाहिए, इस संदर्भ में आपको कई प्रमाण प्रस्तुत किए थे। मैं उसकी व्याख्या किए बिना केवल क्रमशः उसको आपके समक्ष उपस्थित कर देता हूं। मैंने कल कहा था कि अभाव को क्यों मानना चाहिए। नंबर एक कारण यह है कि हम उसको है अथवा होता है के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। हम कहते हैं कि अभाव है अथवा अभाव होता है। ये क्रिया हम क्यों लगाते हैं? अगर हम इस क्रिया को लगाते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको एक पदार्थ के रूप में मानते हैं अथवा प्रस्तुत करते हैं। दूसरी बात हमने ये कही थी कि अभाव का प्रत्यक्ष भी होता है और अभाव को कारण भी माना जाता है। यानी घट के बनाने में दंड चक्र चीवर कुलाल के साथ साथ वर्षा के अभाव को भी कारण माना जाता है। तो अभाव किसी वस्तु को उत्पन्न करने में कारण होता है, और साथ ही अभाव का प्रत्यक्ष भी होता है, और प्रत्यक्ष उसी व्यक्ति को होता है जो कि भाव का प्रत्यक्ष कर सके। अंधे को न तो अभाव का प्रत्यक्ष होता है और न भाव का। मतलब अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए भी आंखों की जरूरत है। अंधा व्यक्ति अभाव का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आंखें उसके लिए भी आवश्यक हैं, अभाव के प्रत्यक्ष करने के लिए भी। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष उसका होता है। इससे समझ में आया कि वह कोई ना कोई पदार्थ के रूप में है। तो ये हमने तर्क आपके सामने प्रस्तुत किए थे। हमने आपको यह भी कहा था कि अगर हम इसकी गणित से तुलना करें तो ये पाते हैं कि कुछ में तो शून्य के साथ संक्रिया करने से कोई परिणाम बदलता नहीं, मगर कुछ में बदलता है। यदि हम जोड़ करें अथवा गुणा करें तो उसमें तो शून्य के साथ संक्रिया करने पर कुछ नहीं बदलता। 5 को शून्य के साथ जोड़ें या शून्य को 5 के साथ जोड़ें, वही परिणाम आता है। परंतु अगर हम घटाना अथवा विभाजन करें तो उसका परिणाम भिन्न भिन्न होता है। अगर हम 5 में से शून्य को घटाएं तो 5 होता है, और शून्य में से 5 को घटाएं तो -5 होता है। परिणाम बदल गया। तो गणित के जो प्रयोग हैं उनसे भी प्रतीत होता है कि वहां पर परिणाम बदलने के कारण से वह कुछ है, परिस्थिति है। इत्यादि बातों से न्याय दर्शन के विद्वान ये स्वीकार करते हैं कि अभाव होता है, उसका प्रत्यक्ष भी होता है। उसके पश्चात मैंने आपको ये बताया था कल कि अन्य जो विद्वान हैं, वेदांत के विद्वान हैं, तो जो वेदांत के विद्वान हैं वो कहते हैं नहीं, अभाव जैसी कोई चीज नहीं होती। उनके लिए मैंने एक आपको श्लोक बताया था, भावांतरम अभावोन्यो
न कश्चिद निरूपणात्, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो वो कहते हैं कि अभावो नाम भावांतरम, अभाव तो भावांतर का नाम है। भावांतर माने अन्य भाव। जब हम अभाव को देखते हैं तो वास्तव में हम अन्य भाव को देखते हैं। जैसे कि मैंने कुंजी वाला उदाहरण दिया था आपको। मैंने कहा था कि कुंजी, मैंने 2 घंटे तक कुंजी खोजी तो हर जगह मुझको कुंजी का भाव दिखाई पड़ा, मगर वेदांत के विद्वान कहते हैं कि आपको कुंजी का भाव नहीं दिखाई पड़ा। आपको वहां पर जो अलमारी के नीचे वाली धरती है या पीछे दराज वाली जो स्थान है वो आपको दिखाई पड़ा। आंखों से जो प्रत्यक्ष हुआ वो इन वस्तुओं का प्रत्यक्ष हुआ। अब इन वस्तुओं के प्रत्यक्ष को आप आरोपित करते हैं कि कुंजी का भाव दिखाई पड़ा, ऐसा कहते हैं वे लोग। देखिए, दुनिया में जितनी प्रकार की घटनाएं होती हैं उनको व्याख्या करने का काम दर्शन शास्त्र का है। उसकी व्याख्या हम कैसे करें, तो ये कुंजी का भाव वाली बात है। दर्शन शास्त्र प्रयत्न करता है कि हम उसको कैसे व्याख्या करें, यह है क्या। यह व्याख्या करना सबसे बड़ा काम है दर्शन शास्त्र का। तो दर्शन शास्त्र ये कहता है कि, वेदांत कहता है कि हमने जब भी 2 घंटे तक कुंजी का भाव को खोजा तो वस्तुतः हमको क्या दिखाई पड़ा। आंखों से हमने अलमारी के पीछे वाला जो दीवार अथवा दराज के अंदर वाली जो चीज अथवा शेल्फ के पीछे वाली जो वस्तुएं वो हमको दिखाई पड़ी और उनमें हमने कुंजी का भाव को आरोपित कर लिया। तो अब ये आपके सोचने की चीज है। देखिए, मैं ये कल भी कह रहा था, हजारों वर्षों से विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने जो बात कही वो एक तरफ, और आप जो मानते हैं, आप जो सोचते हैं वो एक तरफ। एक तराजू में एक तरफ हजारों दार्शनिकों का मंतव्य एक तराजू में, और दूसरी तरफ आपका सोच वो एक तरफ। जितने भी दार्शनिकों ने जो भी कुछ कहा है उसमें आपको कैसा लगता है, आप ये मत सोचिए कि तर्क भाषा में लिखा है या वेदांत की पुस्तकों में लिखा है वैसा माने। आप प्रश्न कीजिए ना, आप प्रश्न कीजिए कि आपको कैसा लगता है। तो मैं आपसे यहां पूछना चाह रहा हूं कि ये जो कुंचिका भाव वाली स्थिति है उसमें आपको क्या लगता है। आपको क्या ये लगता है कि हमने आंखों से जब हम कुंजी का भाव को खोजा तो उस समय आपको वो जो दराज है अथवा अलमारी के पीछे वाली चीज है वो दिखाई पड़ी अथवा कुंजी का भाव दिखाई पड़ा, आपको कैसा लगता है। अगर आपको लगता है कि कुंजी का भाव दिखाई पड़ा तो अभाव सिद्ध हो गया। अगर आपको यह लगता है कि कुंजी का भाव दिखाई पड़ा तो अभाव सिद्ध हो गया। परंतु अगर आपको यह लगता है कि वहां पर हमने केवल दराज देखा अथवा अलमारी की पीछे वाली दीवार देखा, ये दिखाई पड़ता, अगर आपको ये लगे तो सवाल उठेगा कि फिर आप 2 घंटे तक परेशान क्यों रहे हैं। 2 घंटे तक परेशान क्यों रहे बताइए। वो कहानी तो आपको पता है ना, जो मैंने आपको बताई थी। तो उस कहानी के अनुसार आप 2 घंटे तक परेशान क्यों रहे। आपने हर जगह कहा कि यहां पर भी कुंजी का भाव है, तो परेशान जो हुए तो वो इसीलिए क्योंकि अभाव था। तो उस पर वेदांत के लोग ये कहते हैं कि जो परेशान हुए ना कुंजी का भाव वाली बात, वो तो कुंजी का भाव हमारे दिमाग में थी, कल्पना में थी। वास्तव में बाहरी दुनिया में तो वो शेल्फ ही था, वो दराजी थी, और कुंजी का भाव ये हमारे दिमाग में था, ऐसा वेदांत के लोग कहते हैं। तो इस पर न्याय के लोग ये कहते हैं कि देखिए, अगर किसी वस्तु को सत्य सिद्ध करना है तो ये बताना पड़ेगा कि वो चीज बाहर हो, क्योंकि न्याय वालों के लिए सत्य की परिभाषा ये है। न्याय वालों के अनुसार सत्य क्या होता है। सत्य वह होता है जो यथार्थ हो। यथार्थ माने बाहरी दुनिया में मौजूद हो। अगर दिमाग में मौजूद है तो हम उसको अयथार्थ कह सकते हैं। जैसे आकाश का फूल, आकाश के फूल को हम कह सकते हैं कि वो क्योंकि हमारे दिमाग में, इसलिए वो गलत है, वो असंभव है। तो अगर कोई चीज हमारे दिमाग में है तो वो चीज गलत हो सकती है। अगर अभाव यथार्थ है तो हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि वो बाहर है। तो इस प्रकार से बाहर होना ये बहुत जरूरी है उसकी यथार्थता को सिद्ध करने के लिए। इसलिए न्याय के विद्वान प्रयत्न पूर्वक अभाव को बाहरी दुनिया में बताते हैं, मानस प्रत्यक्ष में नहीं बताते। परंतु वेदांत ने यह कहा कि देखिए, मस्तिष्क में जो चीजें होती हैं वो कोई सही भी होती हैं, कोई सही नहीं भी होती। ऐसा थोड़ी है कि मस्तिष्क में होने वाली हर चीज गलत हो। आपने उदाहरण दे दिया कि आकाश का फूल गलत हुआ तो इससे गलत हो गया। आकाश के फूल के अलावा बहुत सी सही चीजें भी हमारे दिमाग में हैं।
तो यह हो सकता है कि कोई सही चीज हमारे दिमाग में हो और वो सत्य हो। तो इस प्रकार से उनके यहाँ सत्य की परिभाषा ही भिन्न है, न्याय के यहाँ सत्य की परिभाषा भिन्न है। तो न्याय ने अपने सत्य की जो परिभाषा है अर्थात यथार्थ होना चाहिए, इस परिभाषा के अनुसार वे ये सिद्ध करते हैं कि वास्तव में कुंची का अभाव बाहर होता है, क्योंकि तभी वो सत्य हो सकता है। तो इस प्रकार से वो उस चीज को सत्य सिद्ध कर लेते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों का जो मंतव्य है वो मंतव्य भिन्न क्यों होता है, यानी मैं ये गंभीरता में रहस्य में बताने की चेष्टा करता हूं कि न्याय अथवा वेदांत, आप तो केवल किताबों में पढ़ लेते हैं कि वो ऐसा मानता है वो ऐसा मानता है। हम ये नहीं चाहते कि आप ये सोचें कि वो ऐसा मानता है वो ऐसा मानता है। हम ये चाहते हैं कि आप स्वयं प्रश्न करके बताएं कि वो ऐसा मानता है तो क्यों, और दूसरा ऐसा मानता है तो क्यों। ऐसी क्या बात आ जाती है कि वह उसको मानने के लिए विवश होता है और दूसरा अन्य बातों को मानने के लिए विवश होता है। तो मैंने यहां पर बड़ी गंभीरता के साथ बड़ी गूढ़ और सोने जैसी बात बताई कि जो न्याय का अभाव है वह इसलिए है क्योंकि वो यथार्थवाद को मानते हैं, सत्य की परिभाषा यथार्थवाद को मानते हैं, इसलिए उनको बताना जरूरी है कि नहीं वो अभाव बाहर है। परंतु जो सत्य की परिभाषा ये नहीं मानते अभी तो अन्य प्रकार से मानते हैं, उसको अभाव को हम अन्य प्रकार से भी रख सकते हैं। ये बात हुई। अब तर्क भाषा में यह भी लिखा हुआ है कि अभाव का प्रत्यक्ष कैसे होता है, क्योंकि जब तक कोई चीज किसी के साथ जुड़ेगी नहीं, संबंधित नहीं होगी, तो प्रत्यक्ष होगा ही नहीं। तो यह बड़ी भारी समस्या है, अभाव का प्रत्यक्ष कैसे होता है। तो अभाव के प्रत्यक्ष के लिए संबंधित होना बड़ा जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि घड़े में भूतल का अभाव, तो घड़े के साथ भूतल का अभाव संबंधित जरूर होना चाहिए, मगर कौन सा संबंध रहेगा। वो कहते हैं कि भूतल के अभाव में तो कोई वृत्तिता नियामक संबंध होता ही नहीं, न तो संयोग होता है और न समवाय होता है। और संयोग समवाय की तो बात छोड़िए, कोई भी गुण, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण, कोई भी गुण अभाव में नहीं रहता। तो जब रूप रस इत्यादि नहीं रहता तो संयोग समवाय तो रहेगा ही नहीं। तो संयोग और समवाय यही एक ऐसे संबंध हैं जिनसे कि वृत्तिता नियमित होती है। अगर ये संबंध नहीं है तो हम ये कैसे कहें कि भूतल का घटाभाव के साथ संबंध है, ये कैसे कहें। तो उसका जवाब तर्क भाषाकार ने ये दिया है कि ये बात सही है, भूतल का घटाभाव के साथ संबंध ये जो दो संबंध है ना, संयोग और समवाय, ये नहीं हो सकते। तो कौन सा संबंध माने। तो कहते हैं विशेषण विशेषभाव संबंध है। अब ये जो विशेषण विशेषभाव संबंध है ना, वो वृत्तिता नियामक नहीं है, वो आरोपित है, हमारा सोचा हुआ है, हमारा बनाया हुआ है। जितने भी वाच्यवाचक भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध, कार्य कारण भाव संबंध, इस प्रकार के जो संबंध होते हैं वो न्याय के अनुसार भी तादात्म्य संबंध के एक उपभेद होते हैं। इनका यथार्थ अस्तित्व नहीं होता, परंतु क्योंकि हमको अभाव को बताने के लिए इस प्रकार कोई ना कोई संबंध मानना है, इसलिए विशेषण विशेषभाव संबंध मानते हैं। परंतु आप पक्का याद रखिए कि विशेषण विशेषभाव जो संबंध है उनका बाहरी दुनिया में अस्तित्व नहीं होता। तादात्म्य के ही उपभेद हैं, ये सब तादात्म्य के ही उपभेद हैं, न तो जन्यता जनकता कारिता कारणता इत्यादि कोई अलग से अतिरिक्त वस्तु है, और न कारिता कारणता इत्यादि को संबंधित करने वाले कार्य कारण भाव संबंध, वाच्यवाचक भाव संबंध इत्यादि भी कुछ नहीं है बाहरी दुनिया में। ये हमारी भावना का व्यापार है। तो अब इसके पश्चात विशेषण विशेषभाव संबंध से अभाव को सिद्ध होता है, इसको प्रकट करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाए तो तर्क भाषाकार दूसरों पर दोष दे देते हैं। ऐसे ही होता है, जब अपनी बात पक्की तरह सिद्ध ना हो पाए तो कहते हैं आपके यहाँ भी तो गलती है। हम अपनी बात को पूरी तरह बता नहीं पा रहे तो कहते हैं आपके यहाँ भी तो गलती है। तो उन्होंने कह दिया यत्रो भयो समो दोष परिहारो पिवासम, जो लोग अभाव के द्वारा मानते हैं उनके द्वारा भी तो गलती है। वे लोग भी कहते हैं कि विशेषण विशेषभाव तो उनके यहाँ कैसे होता है, तो कहते हैं जैसा आपके यहाँ होता है वैसे हमारे यहाँ होता है। इस प्रकार से दोनों इस संबंध में अपनी बात को इस रूप में सिद्ध करते हैं, इस प्रकार से अभाव को प्रत्यक्ष करते हैं। तो अभी तक मैंने अभाव के संबंध में आपको बातें बताई, मैंने अपनी पिछली बात को दोहराया और उसके साथ साथ अपनी बातें पूरी की। अब आगे मैं प्रामाण्यवाद पर अपनी बात प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह प्रामाण्यवाद नाम का एक ऐसा विषय है जिसकी बड़ी समय से मुझसे व्याख्यान सुनने की प्रतीक्षा लोगों को थी।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं प्रामाण्यवाद के संबंध में अपनी बातें प्रस्तुत करूं। और ये बात स्पष्ट है कि अभाव में या प्रामाण्यवाद के संदर्भ में मैं पंक्ति पंक्ति दोहराऊंगा नहीं, अपितु उसमें जितनी बातें हैं उनको क्रमबद्ध रूप से आपको प्रस्तुत कर दूंगा, क्योंकि पंक्ति पंक्ति दोहराने में समय लगता है और आप उसको पढ़ भी चुके हैं उस प्रकार से। तो हम जो भी प्रामाण्यवाद के संबंध में जो भी बातें हैं, गूढ़ रहस्य वाली बातें हैं, उसको आप क्रमबद्ध रूप से व्याख्यान के रूप में मुझसे बातें सुन सकते हैं। तो आप कॉपी में लिख लीजिए, प्रामाण्यवाद का प्रसंग चल रहा है। तो प्रामाण्यवाद के संदर्भ में ये जो प्रामाण्य है वो प्रमाण शब्द से भाव में क्षय प्रत्यय होकर बना है। तो इसका विग्रह होता है प्रमाणस्य भावः प्रामाण्यम, अर्थात प्रमाणों का होना, उसको कहते हैं प्रामाण्य। तो भाव अर्थ में अन्य सभी जगह क्षय प्रत्यय होकर सिद्ध होती है। जैसे जडस्य भावः जाड्यम, पंडितस्य भावः पांडित्यम। तो पांडित्यम माने पंडित का होना, पंडितत्व, जिन संक्रियाओं के कारण से कोई व्यक्ति पंडित बनता है उसको पांडित्य कहा जाता है। इसी प्रकार से जिन कारणों से वह वस्तु प्रमाण कही जाती है उसको हम प्रामाण्य कहते हैं। तो प्रामाण्य के संबंध में जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न प्रतिप्रश्न हैं अथवा विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं उन सबको मिलाकर प्रामाण्यवाद कहा जाता है। ये प्रामाण्य एक शास्त्र है जिस शास्त्र के अंतर्गत हम प्रामाण्य के संबंध में अपनी संपूर्ण बातें विवेचना प्रस्तुत करते हैं। तो ये एक शास्त्र है, उसको कहा गया प्रामाण्यवाद। अब हम ये निरूपण करना चाहते हैं कि प्रामाण्यवाद क्या है। तो ये स्वतः प्रमाण होता है अथवा परतः प्रमाण होता है, इस संदर्भ में मतभेद उठता है। अर्थात प्रमाण स्वतः होता है अथवा प्रमाण परतः होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब भी कभी हमने प्रमाण को देखा तो उसके पश्चात या उससे हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया, तो ज्ञान प्राप्त करते ही वह जो ज्ञान है वो सही है कि नहीं, ये बात हमको स्वतः मालूम पड़ जाती है। ऐसा अगर आप समझें तो उसको कहते हैं स्वतः प्रमाण। और अगर आप ये सोचें कि जिस प्रमाण से हमको ज्ञान प्राप्त हुआ वो बात सही है कि नहीं, इस बात को सिद्ध करने में हमको किसी और उपाय की जरूरत है। अन्य किसी उपाय से हम ये सिद्ध कर पाते हैं कि वो बात सही है कि नहीं, तो हम कहेंगे कि परतः प्रमाण है। मतलब जिन उपायों से हम ज्ञान का प्रत्यक्ष करते हैं, जिन उपायों से हम ज्ञान का प्रत्यक्ष करते हैं, अगर उसी उपाय से हम उसके प्रामाण्य को जान लें तो कहेंगे स्वतः प्रमाण। आप मेरी बात सुन रहे हैं? जिन उपायों से हम ज्ञान को समझते हैं, हम इंद्रियादि के द्वारा ज्ञान करने के पश्चात अनुभव करते हैं, घटमहम जानामि, मैं घट को जानता हूं, इस प्रकार अनुभव करते हैं। तो आंखों से देखा, आंखों से देखने के पश्चात इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ, मन का भी सन्निकर्ष हुआ, और इत्यादि सन्निकर्ष के बाद फिर अंत में मैंने कह दिया घटमहम जानामि, इस प्रकार का अनुभव कर दिया। तो जब घटमहम जानामि का अनुभव हुआ, इसको बोलते हैं अनुव्यवसाय, घटमहम जानामि का अनुव्यवसाय बोलते हैं। तो जब घटमहम जानामि का अनुभव हुआ तभी उसी क्षण हमको यह अनुभव हुआ कि जो मैंने जाना वो ठीक जाना। मैंने आंखें खोली और सामने घड़ा रखा हुआ है और मैंने कह दिया मैं घड़े को जानता हूं, और मैंने ये भी जान लिया कि मैं घड़े को जानता हूं और सही जानता हूं। मैंने आंखों से जो घड़े को देखा वो सही देखा, यहां पर सचमुच में घड़ा मौजूद है। तो अगर आंखों से देखने के तत्काल पश्चात ज्ञान के होने के साथ साथ ही यह अनुभव हो जाए कि मैंने देखा और सही देखा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्वतः प्रमाण। स्वतः माने ज्ञान की सामग्री के साथ ही हो गया। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मैंने आंखों से देखा, आंखों से देखने के पश्चात मैंने कहा कि ये पानी है, परंतु फिर भी मुझको संदेह रहा कि पता नहीं पानी है कि नहीं है, कहीं रेत तो नहीं है, मरुमरीचिका होती है, मरुमरीचिका में सामने पानी दिखाई पड़ता है परंतु होता है वो रेत होता है, बालू होती है। तो उसको मैंने देखा। तो उसके पश्चात मैंने ये सोचा कि वहाँ पर जाऊँ पास में, और पास में जा कर के मैं
उसको देखूं क्या उससे स्नान हो सकता है, उससे आचमन हो सकता है क्या। तो मैं वहां पर गया और रेगिस्तान था और वहां पर केवल बालू ही थी, वहां पर न तो स्नान हो पाया और न आचमन हो पाया। तो मैंने कहा कि ये बात गलत है। तो ये बाद में जब अर्थ प्रवृत्ति साफल्य न हो पाए तो उस दशा में ये पता चलता है कि ये जो मैंने देखा था वो गलत है। तो मैंने जो है सही कि नहीं है उसको बाद में अनुभव किया, उसको कहते हैं प्रवृत्ति साफल्य मूलक अनुमान, उससे अनुभव किया तो परतः प्रमाण हो गया। क्योंकि ज्ञान के समय मुझको पता नहीं चला था कि ठीक है कि नहीं, बाद में पता चला। तो जो स्वतः प्रमाण अथवा परतः प्रमाण है उसका लक्षण करते हैं वे लोग, न्याय के विद्वान कहते हैं कि ज्ञान ग्राहकातिरिक्ता नपेक्षत्वम स्वतस्त्वम, ज्ञान ग्राहकातिरिक्ता नपेक्षत्वम स्वतस्त्वम। फिर से बोलूं, ज्ञान ग्राहकातिरिक्ता नपेक्षत्वम स्वतस्त्वम, अर्थात ज्ञान को ग्रहण करने वाली जो सामग्री उसके अलावा अगर किसी की जरूरत ना पड़े तो स्वतः प्रमाण। जैसे मैंने पहले कहा कि आंखों से मैंने घड़े को देखा और घड़े को देखते ही मुझको पता चल गया कि ये सचमुच में हमने देखा। तो ज्ञान ग्राहक सामग्री कौन सी है? इंद्रियां और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, और उसके अलावा कुछ जरूरत नहीं पड़ी, तत्काल मुझको मालूम पड़ गया कि सही है। तो ज्ञान ग्राहक सामग्री के अतिरिक्त आवश्यकता नहीं पड़ी, अतिरिक्त अनपेक्षत्वम, अतिरिक्त की अनपेक्षा हो गई, इसलिए बोलेंगे उसको स्वतः प्रमाण। और अगर ऐसा हुआ कि ज्ञान ग्राहक सामग्री के पश्चात मुझको प्रवृत्ति साफल्य मूलक अनुमान की जरूरत पड़ी, अगर अनुमान की आवश्यकता पड़ी कि अनुमान से मैंने तय किया कि ये सही है कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो उसको कहेंगे परतः प्रमाण। तो ये स्वतः प्रमाण परतः प्रमाण का अर्थ है। पहले भली प्रकार से इसको अर्थ को समझ लीजिए कि दर्शन शास्त्रकार स्वतः प्रमाण का क्या मतलब समझते हैं, परतः प्रमाण से क्या मतलब समझते हैं। अगर देखते ही ये पता चल जाए कि जो मैंने देखा सही देखा तो स्वतः प्रमाण। अगर देखने के पश्चात ये लगे कि ज्ञान तो हो गया परंतु ये सही है कि नहीं ये बाद में मैं अनुमान से सोचूंगा, अगर ऐसा लगे तो उसको बोलते हैं परतः प्रमाण। तो अब इस संबंध में अनेक दर्शन के विद्वानों में मतभेद है। तो न्याय दर्शन शास्त्रकार मानते हैं कि दोनों स्वतः होते हैं, नहीं मैं भूल गया, वो मानते हैं कि दोनों परतः होते हैं, प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों परतः होते हैं। ये न्याय मानते हैं। न्याय के अनुसार है कि प्रमाण भी परतः होता है और अप्रामाण्य भी परतः होता है। प्रामाण्य भी माने जिसको मैंने सोचा है वो, और अप्रामाण्य माने वो दोनों, वो ठीक है कि नहीं, ये दोनों परतः होते हैं। परतः माने बाद में चलकर जो प्रवृत्ति साफल्य मूलक अनुमान है उससे जाने जाते हैं। तो दोनों चीजों को परतः कह दिया गया। प्रामाण्य और अप्रामाण्य ये दोनों परतः होते हैं। ऐसा कहने वाले कौन? ऐसा कहने वाले न्याय के विद्वान, कि प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों परतः होते हैं। और मुख्य रूप से मतभेद तो बहुत से हैं, परंतु जिनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको मैं कह दूं कि मीमांसा के मत में प्रामाण्य स्वतः होता है और अप्रामाण्य परतः होता है ना। इस बात को आप याद रखेंगे। न्याय के मत में क्या है? प्रामाण्य भी परतः होता है और अप्रामाण्य भी परतः होता है, परतः प्रमाण होता है। और मीमांसा के मत में प्रामाण्य स्वतः होता है और अप्रामाण्य परतः होता है। तो पहले हम न्याय की बात बताते हैं। न्याय में के बाद मैंने क्या कहा कि प्रामाण्य भी परतः होता है और अप्रामाण्य भी परतः होता है। इसका मतलब प्रामाण्य माने वो वस्तु सही है कि नहीं, इस बात को जानना, ये भी बाद में चल के अनुमान से स्पष्ट होगा। और अप्रामाण्य माने ये बाद में हमने समझा कि ओ ये तो बात गलत थी, तो ये बात भी बाद में समझ में आती। कोई वस्तु जो कि हमने आंखों से देखी वो वस्तु सही है, ये बात भी बाद में पता चलती है। और ये वस्तु सही नहीं है, ये बात भी बाद में पता चलती है। बाद में कब? बाद में अनुमान करने के बाद। जब हम देख रहे होते हैं तब नहीं, देखने के बाद जब हम अनुमान करते हैं तो पता चलता है।
ये वस्तु सही है, ये बात भी पश्चात अनुमान के बाद पता चलती है, और ये वस्तु सही नहीं है, ये बात भी देखने के बाद अनुमान से पता चलती है। तो उसका सही होना यह भी, और उसका सही ना होना यह भी ज्ञान के होने के पश्चात प्रवृत्ति साफल्य मूलक अनुमान से होता है। ऐसा कहने वाले कौन? ऐसा कहने वाले न्याय के विद्वान। प्रामाण्य भी पढ़ता होता है और अप्रामाण्य भी पढ़ता होता है, ये कहने वाले न्याय के विद्वान। तो इस न्याय के विद्वान की जो ये सिद्धांत है, वो सिद्धांत को न्याय वात्स्यायन भाष्य में सबसे पहले कह दिया है। सबसे पहले उन्होंने यही कहा है। सबसे पहले उनका एक वचन है, वो ये है, प्रमाणतो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात् अर्थवत प्रमाणम। उसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, बहुत जरूरी पंक्ति है। मैं फिर से बोलूं, प्रमाणतो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात् अर्थवत प्रमाणम। प्रमाणतो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात् अर्थवत प्रमाणम। फिर से बोलूं, प्रमाणतो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात् अर्थवत प्रमाणम। ये बात न्याय वात्स्यायन भाष्य में सबसे पहले यही वचन कहा गया है। सबसे पहले न्याय वात्स्यायन भाष्य में यही वचन कहा गया है। तो इस वचन से परतः प्रमाण की सिद्धि होती है, और इस वचन में सबसे पहले परतः प्रमाण की जो सिद्धि हुई, उसको पूरे न्याय शास्त्र में सदा सदा के लिए उसको स्वीकार किया गया। तो इस वचन का अर्थ क्या है? प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ, प्रमाण से अर्थ की प्रतीति होती है। उसके बाद जब प्रवृत्ति सामर्थ्य हो जाए, प्रवृत्ति सामर्थ्य माने वो जो हमने देखा तदनुकूल क्रिया संपन्न हो जाए, तो समझिए कि प्रामाण्य हो गया। प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तौ, प्रमाण से केवल अर्थ मालूम पड़ा। यहां मेरे सामने पानी है, नदी है, ये मालूम पड़ा, और उसके बाद तदनुकूल अगर अर्थ सामर्थ्य हो जाए, अगर तदनुकूल क्रिया संपन्न हो जाए, तो समझिए कि वह सचमुच में पानी है। तो प्रवृत्ति सामर्थ्य जो अनुमान है, उससे हम प्रमाण का प्रामाण्य स्थापित करते हैं। तो प्रमाण का जो प्रामाण्य है वह दोनों, ये बात सही है कि नहीं यह भी, और ये बात सही नहीं है यह भी बाद में, अर्थात जो प्रवृत्ति साफल्य मूलक अनुमान है उसके द्वारा पता चलता है। ये बात न्याय शास्त्र के विद्वानों ने कही। इतनी बात स्पष्ट हो गई? मेरा ख्याल है इतनी बात स्पष्ट हो गई। न्याय के विद्वान क्या मानते हैं? प्रामाण्य भी परतः होता है, अप्रामाण्य भी परतः होता है। ये जो मैंने देखा वो सही है, ये बात परतः है, और ये जो मैंने देखा वो सही नहीं है, ये भी परतः है। ऐसा कहने वाले कौन? न्याय के विद्वान। अब आगे चलता हूं। हाँ, अरुण आर्य जी ने बहुत अच्छा पूरा सूत्र लिख दिया, उन्होंने पूरा वचन लिख दिया, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। तो अब आगे मैं चलता हूं। आगे मीमांसा के जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि प्रामाण्य स्वतः होता है और अप्रामाण्य परतः होता है। तो प्रामाण्य स्वतः होता है, इसका मतलब क्या? कि जो मैं सामने देख रहा हूं ये सही है, ये तो मुझको, इसके लिए मुझको अनुमान की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जो मैंने आंखों से देखा वो सही है, इसको जानने बताने के लिए मुझको अनुमान की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यों ही देखा तत्काल मैंने सोच लिया कि देखा और सही देखा, है ना। देखने के पश्चात जो मैंने ये सोचा कि सही है, उस सही वाली बात को करने के लिए मुझको अनुमान की आवश्यकता नहीं है। अभी तो देखा तो सही देखा, ये ऐसा कहने वाले मीमांसा के विद्वान हैं। परंतु बाद में अगर ये प्रतीति हो कि वो गलत है, इसके लिए अनुमान करना पड़ता है कि गलत है तो क्यों गलत है भाई। अगर ये बाद में पता चले, सोचें कि वो गलत है, तो अनुमान करना पड़ता है कि वो क्यों गलत है। तो न्याय के विद्वानों ने कहा कि प्रामाण्य परतः होता है, मीमांसा के विद्वानों ने कहा कि प्रामाण्य स्वतः होता है। आपको क्या लगता है? मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि जो किताबों में लिखा हो वो अलग रखिए। आपको कैसा लगता है कि बताइए। इतनी बातें मैंने बताई, उसका जो एकदम तात्पर्य आपको स्पष्ट कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको कैसा लगता है?
आपको क्या ये लगता है कि ज्यों ही मैंने देखा उसके बाद मैं अनुमान करूं और तब सोचूं कि वो सही है कि नहीं, या आपको ये लगता है कि जो मैंने देखा तत्काल आपको ये लगता है कि मैंने देखा सही देखा? तो जैसा कि मुझे लगता है, जैसा कि मेरा अनुभव है, और मैं सोचता हूं कि जैसा मेरा अनुभव वैसे शायद आपका भी होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यों ही मैं किसी वस्तु को देखता हूं क्यों ही तत्काल मुझको ये भावना भी आ जाती है कि जो मैंने देखा सही देखा। माने प्रामाण्य के स्वतः होने वाली बात मुझको आसानी समझ में आ जाती है। आपको भी शायद ऐसे ही लगता होगा, है ना? आपको अगर दूसरा लगता हो तो बताइएगा, परंतु हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने घड़े को देखा तो मुझको लगता है कि मैंने घड़े को देख लिया, ठीक ही देखा, वहां पर घड़ा रखा हुआ है ना, मैंने देखा सही देखा। तो ये भावना मेरे मन में तत्काल उठ जाती है कि जो मैंने देखा सही देखा, है ना? पूरी दुनिया में, पूरे जीवन में ऐसा ही होता है। कोई भी व्यक्ति जिस चीज को सबसे पहले देखता है, चाहे वो कितनी भी गलत हो, परंतु वो व्यक्ति तो यही सोचता है कि मैंने देखा सही देखा, है ना? वेदों में एक मंत्र आया, निहारेण प्रवृत्ता जल्प्या। वेद में एक मंत्र आया है, और उसका मंत्रांश में बोल रहा हूं, निहारेण प्रवृत्ता जल्प्या। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर्दी के दिन थे और कोहरा आ गया था, है ना? घना कोहरा आ गया था। तो उस घने कोहरे में एक आदमी खड़ा हुआ था, और एक आदमी जो खड़ा हुआ था उसके 1 मीटर की परिधि में, 1 मीटर की परिधि में तो दिखाई पड़ रहा था, और उसके बाद नहीं दिखाई पड़ रहा था। चारों तरफ देखे तो 1 मीटर की परिधि में तो दिखाई पड़ रहा था, और उसके बाद कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो उसने सोचा कि मेरे सामने जो 1 मीटर दिखाई पड़ रहा है ना, वो केवल मुझको दिखाई पड़ रहा है, और बाकी ये सब जितने हैं उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल अंधेरे में है वो सब, मुझको दिखाई पड़ रहा है ना? और दूसरा वाला जो था वो भी उसी कोहरे में था, तो दूसरा वाला जो था वहां पर खड़े होकर उसको भी 1 मीटर की परिधि में दिखाई पड़ रहा था। तो वो अपना अंदाज लगा रहा था कि मैंने यहां पर जो 1 मीटर की परिधि में मुझको दिखाई पड़ रही, केवल मुझको दिखाई पड़ रही, बाकी सब कोहरे के अंधेरे में है, केवल मैं ऐसा हूं जिसको कि 1 मीटर की परिधि में दिखाई पड़ रहा है। तो ये बात वेद मंत्र में कही है, निहारेण प्रवृत्ता जल्प्या। तो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की यही हालत होती है। वो जो समझता है, जो देखता है, वो कहता है ठीक देखा। कोहरे के बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति वो कहता है कि मैं जो मेरे चारों ओर जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये सही है, और बाकी लोग नहीं दिखाई पड़ रहा ना, ये भी सही है, बाकी लोग नहीं दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा भी सोचता है कि बाकी लोग नहीं दिखाई पड़ रहा है, सही है। मतलब कहने का ये है कि जो मनुष्य को खुद पता चलता है वो सोचता है कि सही है, उसमें वो ननु नचो करता ही नहीं, उसमें शंका करता ही नहीं, है ना? मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कि कहते हैं कि अभी अब 70 वर्ष के हो गए व्यक्ति, तो कहता है कि मैंने 50 साल तक इस बात को गलत समझा और आज इस बात को सही समझ रहा हूं, ऐसा बोलता है। 70 वर्ष का व्यक्ति कहता है कि 50 वर्ष से मैंने ये बात गलत समझा और अब इस बात को मैं सही समझ रहा हूं। तो मैंने उससे पूछा कि इससे पहले जो आपके 50 वर्ष बीते उसमें आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि मैंने गलत समझा? जब आपने उसको दूसरी चीज समझ लिया, उसकी तुलना में दूसरी चीज समझ लिया, तो पहले वाली गलत बात समझ में आई। अगर दूसरी बात सही जब तक नहीं समझा था तब तक पहले वाली बात सही थी। पहले वाली बात गलत है ये तब समझा जबकि उसके अलावा दूसरी बात समझ में आई। तो 50 वर्ष तक तो उसको यही समझा कि मेरी बात सही है, तो स्वतः प्रमाण आ गया। 50 वर्ष तक उसने उसमें कोई शंका नहीं की, उसने कहा कि सही है। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि स्वतः प्रमाण होता है, ये हमको ऐसा लगता है। मेरा ख्याल है कि आपको भी ऐसा लगता होगा कि जब मैं किसी को देखता हूं तो ये चीज़ सही है, इस बात को मुझको स्वतः ही अनुभूति हो जाती है। खैर, ये तो मैंने आपके जो अनुभूति होती है इसके संबंध में मैंने बताया। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि शास्त्र माने न्याय दर्शन या मीमांसा दर्शन इस विषय में क्या सोचते हैं। तो मैंने कहा कि मीमांसा दर्शन सोचता है कि जो प्रामाण्य होता है वो स्वतः होता है। तो इसका वो कारण क्या बताते हैं, है ना?
बहुत गंभीर, बहुत शास्त्रीय, जो कि बहुत जो इस प्रकार का जंजाल जैसा हो वैसा बताते हैं। वो कहते हैं कि जब भी मैं किसी वस्तु को ज्ञान करता हूँ तो मुझको ये बोध होता है कि घटो मया ज्ञातः, और घटो मया ज्ञातः कहने से उस घड़े में ज्ञातता नाम का धर्म उपस्थित हो जाता है, और ज्ञातता नाम के धर्म के उपस्थित होने के पश्चात मैं अर्थापत्ति अनुमान लगाता हूं, और अर्थापत्ति अनुमान से यह लगाता हूं कि यह वस्तु है, यह वस्तु उस विषय वाली है। तो उस अर्थापत्ति अनुमान से मैं समझ लेता हूं कि वो है। तो इस प्रकार से मैं उससे अतिरिक्त कुछ नहीं लगाता, बल्कि जैसे ही मैंने अर्थापत्ति अनुमान लगाया तो उस अर्थापत्ति अनुमान से दोनों चीजें ज्ञात हो जाती है। कौन कौन सी? ज्ञान भी ज्ञात हो जाता है और उसका प्रामाण्य भी ज्ञात हो जाता है। अर्थापत्ति अनुमान से दोनों चीजें ज्ञात हो जाती हैं। कौन कौन सी? ज्ञान भी और उसका प्रामाण्य भी। तो उससे भिन्न सामग्री नहीं हुई, इसलिए स्वतः प्रमाण होता है, ऐसा कहने वाले मीमांसा के विद्वान है ना। तो इस पर न्याय दर्शन के विद्वान कहते हैं कि जो घटो मया ज्ञात, यहां पर जो ज्ञातता नाम का धर्म आपने बताया, हम भी माने न्याय के विद्वान भी घटमहम जानामि इस प्रकार का प्रत्यक्ष करते हैं, और ये कहते हैं कि घट विषय ज्ञान में विषयता, ज्ञान विषयता वहां पर रहती है। कहां रहती है? घट में। तो एक ही बात को दो प्रकार से कहने वाले हैं। एक ही बात को उन्होंने कहा कि हमको बोध होता है घटो मया ज्ञात, तो ज्ञातता वहां पर रहती है, और हमने कहा कि घटमहम जानामि, तो घट विषयता वहां पर रहती है। न्याय वालों ने कहा कि घट विषयता ये घट पर रहती है, मीमांसा वालों ने कहा कि ज्ञातता ये घट पर रहती है। कि नाम में भेद है। एक वस्तु का नाम उन्होंने ज्ञातता दिया, उन्होंने कहा कि घटो मया ज्ञात है, ऐसा बोध हुआ, तो ज्ञातता रह गई। इन्होंने कहा कि घटमहम जानामि, ऐसा बोध हुआ, तो घट विषयता वहां पर रह गई, घट ज्ञान विषयता वहां पर रह गई। तो एक ने कहा घट ज्ञान विषयता, एक ने कहा कि ज्ञातता, है ना। एक ही बात को दो प्रकार से कहने की स्थिति है। तो न्याय वाले कहते हैं कि जब हमको घट ज्ञान विषयता हुई, उसके अलावा भी अनुमान करना पड़ता है, यह परता प्रमाण है। और मीमांसा वाले कहते हैं कि जब ज्ञातता घट में उत्पन्न हुई तो उसके साथ ही हमको यह अनुभव हो गया कि यह चीज सही है, इसलिए स्वतः प्रमाण। यानी ज्ञातता के अनुभव करने के तत्काल पश्चात हमको अनुभव हो गया कि वो सही है, इसलिए वो स्वतः प्रमाण है। और न्याय वालों ने कहा कि घटमहम जानामि के बाद जब हमने अनुमान किया उससे ही करना, ये है, ऐसा होता है, इसलिए परता प्रमाण है। तो एक ने कहा कि तत्काल पश्चात हो जाता है, जैसे ही हम ज्ञातो मया घटा हुआ तत्काल पश्चात सही का बोध हो गया, तो ये इन्होंने मान लिया कि ये स्वतः प्रमाण है। और एक ने कहा कि नहीं, बाद में होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि परता प्रमाण है। तो घटो मया ज्ञातः और घटमहम जानामि के अनुव्यवसाय में कोई खास अंतर नहीं है, केवल कहने मात्र की, शब्द मात्र की भिन्नता है, कोई खास अंतर नहीं है। परंतु उसके तत्काल पश्चात होता है या उसके बाद होता है, इसमें अंतर है। घटो मया ज्ञातः कि तत्काल पश्चात वह वस्तु सही ऐसा अनुमान हो जाता है, इसलिए मीमांसा के लोग उसको स्वतः प्रमाण कहते हैं। और घटमहम जानामि इसके तत्काल पश्चात नहीं, बल्कि बाद में चल के अनुमान के द्वारा प्रतीति होती है, इसलिए न्याय के विद्वान परता प्रमाण कहते हैं। तो ये स्थिति है। अब ये मैं फिर से कहूंगा कि जैसा आपको लगे, आपकी बुद्धि के अनुसार जैसा लगे, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ बुद्धि तो आपकी है, आप जो सोचे वो आपका है। इत्यादि बातों को मैंने कहा, अब उसको तोलना आपका काम है। तो तोलने के पश्चात आपको कैसा लगता है यह आप बताइए। आगे जो न्याय के विद्वान हैं वो इस संदर्भ में मीमांसा के विद्वानों पर दोष भी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको एक जगह आपने कहा कि स्वतः प्रमाण है और दूसरे में कहा कि परता प्रमाण है, तो जब आप एक को परता मानते हैं तो दूसरे को भी परता मान लीजिए। ऐसा क्यों है कि एक पे परता मान रहे, दूसरे को परता मान रहे, दूसरे को स्वतः मान रहे हैं? मतलब उन दोनों में जो एकत्र पक्षपातिनी युक्ति है, जिसको हम लोग न्याय में विनिगमना कहते हैं, जो विनिगमना है वो बताइए। विनिगमना का मतलब है कि एक को ही आपने क्यों माना और दूसरे को क्यों नहीं माना,
ये बताइए। न्याय वाले पूछते हैं, न्याय वाले पूछते हैं कि अप्रामाण्य के संदर्भ में ये आपने परतः क्यों माना, क्यों नहीं प्रामाण्य के संबंध में परतः क्यों नहीं माना? ये विनिगमना क्या है? माने एक में तो आपने परतः मान ही लिया और उसको हम भी मान रहे हैं, अब दूसरे में आपने उसको छोड़ दिया, तो दूसरे में आपने उसको छोड़ दिया, तो क्यों छोड़ दिया? उसमें भी वही मानिए, उसमें भी परतः मानिए, तो उसका भी कारण हमको समझ में आता है। उसका भी कारण समझ में आता है ये कि जब किसी वस्तु की अप्रमाण होती है, जब मैं वहां पर गया नदी के पास और नदी के पास जाके मैंने देखा कि यहां पर तो तदनुकूल क्रिया नहीं हो रही है, यहां पर तो स्नानादि संपन्न नहीं हो रहे हैं, तो यह अप्रमाण हो गया। तो अप्रमाण के संदर्भ में फिर मुझको देखना पड़ा, विशेष रूप से देखना पड़ा कि क्या यहां पर नदी का प्रवाह है कि नहीं, तरंगे इत्यादि हैं कि नहीं। तो अप्रमाण होने के संदर्भ में मुझको देखना पड़ा जाकर के कि तरंगे इत्यादि हैं कि नहीं, इसलिए उसमें तो मैंने परतः ज्ञात किया। अप्रामाण्य जब आया, अप्रामाण्य के संदर्भ में मैंने परतः ज्ञात किया, परंतु प्रामाण्य के संबंध में मैंने परतः ज्ञात नहीं किया। ये स्थिति मुझको प्रतीत होती है, आम जो साधारण जो अनुभव उसमें प्रतीत होती है। तो अगर मैं तर्क भाषा और मीमांसा के विभिन्न जो बहुत बड़ी बड़ी पंक्तियां हैं, बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं, बहुत बड़े बड़े अनुमान हैं, उन सबको छोड़ भी दूं तो जैसा मुझको प्रतीत होता है वो ये कि जो मीमांसा वाला है वो अपने आप में सही प्रतीत होता है। फिर भी भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन के विद्वानों ने अन्य अन्य प्रकार से दिया है। तो मैंने आज यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में ये बताने का उपक्रम किया कि ऐसा क्यों होता है कि कोई तो दोनों को परतः मानते हैं, कोई एक को स्वतः मानते हैं, दूसरे को परतः मानते हैं, और स्वतः और परतः का आपस में क्या अर्थ होता है, इस बात को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का उपक्रम किया। मेरा ख्याल है कि जो मैंने प्रामाण्यवाद के संदर्भ में अपनी बातें बताई हैं, तो उसको आप जो पंक्ति में शास्त्र में जो बात लिखी है उनको भी देखिएगा और अपने आप आपको कैसा अनुभव होता है उसको भी देखिएगा। केवल परीक्षा में कहने के लिए आप मत अनुभव करिए, केवल परीक्षा में बात नहीं, परीक्षा से आप ऊपर उठ चुके हैं, आप तो शोध रिसर्च के आप विद्वान हैं, इसलिए रिसर्च की दृष्टि से देखिए कि आपको कैसा लगता है। अगर आपको कैसा भी लगे तो उसमें आप बताइए कि वो वस्तु इस प्रकार की होनी चाहिए अथवा ऐसा है, ऐसा इस कारण से उन्होंने मीमांसा वालों ने इस प्रकार कहा होगा, इत्यादि बातों को आप अपनी प्रकार से उपक्रम कर सकते हैं। तो इसलिए ज्ञान का शोध का अपार अवसर है यदि हम उनकी गहराइयों को पूरी तरह अनुभव कर लें। अगर हम ऊपर में रहेंगे तो नहीं, अगर हम पूरी गहराइयों में उनका अनुभव कर लें तो ही हम उसका या तो खंडन कर पाएंगे या मंडन कर पाएंगे। इसलिए आवश्यकता यह होती है कि हम उनकी पूरी गहराइयों का अनुभव करके और फिर उसके पश्चात उनके विषय में या तो समर्थन में या उनके विपरीत में जो चाहे जैसा लिखें। तो मैंने आपके समक्ष प्रामाण्यवाद के संदर्भ में अपनी बातें रखी, आपने बहुत विश्वास और ध्यान के साथ अपनी बातें, मेरी बातें सुनी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आओ खूब आ रहे हैं लाइक। जोरदार था, जोरदार था। बहुत अच्छा लगा गुरुजी। बस शाबाश।
चलते हैं। सुनो, इसमें ये जो रूल रखे हटा दो, नहीं तो वो जो ऐसे हिलता है ना तो नीचे गिर जाएगा। कोई कड़ी चीज़ रख दो। पीछे नहीं हो पा रहा। अरे पीछे तो कर दो भाई, हटाओ ना। अरे गिर जाएगा। कैमरा चल रहा। बंद करो। हाँ हाँ कर दो।